तो गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। चलो अब हम चैप्टर नंबर हमारा 10 तक अच्छे से समाप्त हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर हमारा देखेंगे 11। ठीक है, अब हम समझाए थे ना जो श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या था कि उसमें था कि ऐसे ऑक्सीजन हमारा, हम सांस लिए, ऑक्सीजन हमारे अंदर गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किए। ठीक, तो हम ये बताया था ना कि ऑक्सीजन लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर कर दिए। ठीक, अब हम इसमें अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11 में। अब हमारा है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब परिवहन तंत्र। ठीक, इसमें क्या होगा, अब ऑक्सीजन फेफड़े में जो हमारा CO2 है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कोशिका तक और CO2 जो कोशिका में बना है उसको फेफड़े तक पहुंचाने का काम हमारा कौन करेगा, परिसंचरण तंत्र। जिसमें हम देखेंगे ब्लड, ब्लड में देखेंगे और हार्ट देखेंगे, हार्ट का क्या काम है। ठीक, फिर आगे उसके बाद देखेंगे हम एक मतलब उत्सर्जन तंत्र, इसे बोले एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, तो आगे इसमें चैप्टर नंबर क्या है हमारा, परिसंचरण तंत्र। इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, अब हम इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं रक्त। जब चलो कुछ भी मत करो, कुछ भी काटो, अगर कुछ कैसे सब्जी काट रहे हैं या फल काट रहे हैं, फिर हमारा गलती से हमारा हाथ कट गया तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा ना। कुछ भी काट रहे ब्लड निकलेगा तो हम क्या करते हैं, बैंडेज लगाते हैं। ठीक, तो देखो ब्लड हमेशा, ब्लड का कलर लाल होता है, लाल होता है नहीं होता है, वो लाल क्यों होता है। ठीक, इस लाल क्यों होगा, तो ब्लड हमारा हमेशा द्रव पदार्थ में होता है। ठीक, द्रव में होता है और उसमें जो है RBC भी होते हैं, WBC भी होता है। ठीक, तो ऐसा ब्लड के प्रकार है। ठीक, तब परिसंचरण क्या देखते हैं, परिसंचरण तंत्र में क्या करना, परिवहन। परिवहन मतलब पहुंचाना, परिवहन मतलब पहुंचाना। इसमें क्या हो जाएगा, O2 को फेफड़े से कोशिका तक और कोशिका का CO2 फेफड़े तक। और CO2 क्या है हमारा, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक, इसी अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड, ब्लड या रक्त। इसी अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम कौन करेगा, हमारा ब्लड। इसी अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम कौन करेगा, हमारा CO2। देखो ऑक्सीजन क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, सभी पादप और जंतु क्या करते हैं, भोजन निर्माण। ठीक, सभी पादप और जंतु क्या करेंगे, भोजन का निर्माण। ठीक, तो मनुष्य में क्या होगा, मानव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन विखंडन, और इसी विखंडन से क्या मिलेगा हमें, ऊर्जा। ठीक, इसी विखंडन से हमें जब ऊर्जा मिलती है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं है। जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो इसकी ऑक्सीजन की पूर्ति कौन कराएगा, हमारा ब्लड। ठीक, तो ब्लड क्या है, हम ब्लड क्यों है, फेफड़े से कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और क्या दूसरा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, देख उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा, हमारा ब्लड। इसीलिए हम परिवहन, देखो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करता रहता है, फ्लो करता रहता है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तब परिसंचरण तो क्या करते हैं, परिसंचरण मतलब परिवहन, परिवहन मतलब पहुंचाना। ठीक, क्या करना, ऑक्सीजन फेफड़ों से कोशिका तक और कोशिका के जो CO2 बना है उसको फेफड़ों तक। ठीक, तो अब हम देखते हैं हमारा ब्लड, तो ब्लड का क्या काम है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या काम कब करता है। ठीक,
क्यों उसमें हृदय का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट के किस भाग में शुद्ध रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ठीक, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, ठीक। और फेफड़ों का काम, फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कौन सी शिरा लेकर जाती है, कौन सी धमनी लेकर जाती है, उसको हम अब देखते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे ब्लड। तो समझ में आया ना कि हमें जब भी कुछ कहीं भी चोट लगती है तो सबसे पहले क्या निकलता है, ब्लड। ब्लड निकलता है, नहीं निकलता है, ब्लड का रंग लाल होता है, ठीक। इसीलिए देखो, तब आप देखो, अब कोई पूछे कि परिसंचरण तंत्र क्या है तो उसको आसानी भाषा में करना, परिवहन करना, ठीक। हमारा ब्लड क्यों जरूरी है, ब्लड शरीर में क्यों जरूरी है, क्योंकि यह हमारे परिवहन का काम करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है कोशिका तक, कोशिका का जो CO2 बना है वह हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। तभी तो हम श्वसन तंत्र पढ़े थे, श्वसन में देखे थे कि ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर करना, ये तो सिर्फ फेफड़ों तक काम था। वह श्वसन तंत्र में देखेंगे कि ऑक्सीजन लिए फेफड़ों से वो CO2 बाहर निकाले, पर उस फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड कौन पहुंचाया, उस कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने का काम हमारा कौन करेगा, जो है रक्त, ठीक। यह ब्लड करेगा कि कोशिका का CO2 लाकर हमारे फेफड़े में पहुंचाता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं ब्लड, ठीक। अब हम देखते हैं ब्लड, रक्त, रक्त या ब्लड, ठीक। अब ब्लड देखो ना, चलो चोट लग गई, हमें कटा, क्या हमें ठोस पदार्थ निकलता है, नहीं ठोस पदार्थ निकलता है कि जैसे क्या कर, ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, जैसे कठोर चीज़ निकलता है, नहीं, ब्लड कठोर होता है कि ब्लड हमारा कटा कैसे निकला, जैसे पानी की तरह ना निकलता है, पानी की तरह, उसे क्या बोलेंगे, या क्या है, तरल, तरल पदार्थ, तरल मतलब द्रव, द्रव मतलब क्या होगा, जो हमें जो पानी की तरह हो उसको बोलेंगे हम द्रव। और क्या काम है, या क्या है, शरीर O2 और CO2 का परिवहन, इसको कहाँ लेकर जाएगा, इसको कोशिका तक, कोशिका और तक, और यह क्या करेगा, यह क्या करेगा, कोशिका से बाहर, इसे क्या बोलेंगे, अपशिष्ट को बाहर, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर। और क्या काम है, O2 और क्या काम करता है, भोजन के पाचन में सहायक, ठीक। भोजन पाचन सहायक है नहीं है, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन की वजह से हमारा भोजन का विखंडन होगा, जब भोजन का विखंडन होगा तब क्या हो जाए, भोजन का विखंडन, इससे क्या मिलेगा हमें, ऊर्जा, ठीक। और डॉक्टर क्या काम है, पूरे बॉडी में मिलता, ठीक। तो पूरे बॉडी में मिलता है, या कोशिका से CO2 और O2 का परिवहन करता है, देख मतलब ये तरल होता है, पानी की तरह, लिक्विड की तरह, ठोस की तरह नहीं, ठोस नहीं होता, मतलब कठोर नहीं होता, एकदम पानी की तरह, द्रव की तरह होता है, ठीक। और क्या है, या भोजन में पाचन सहायक है, ठीक। अब देखो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, देखो नंबर 1 पे देखो, नंबर 1 क्या है, प्लाज्मा। क्या है प्लाज्मा, कैसे होता है, तरल, ठीक। तो पे हमारा RBC, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स,
और तीसरा पे देखो, इसे लाल क्यों बोलेंगे, ठीक। आरबीसी में लाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाल इसमें लाल रंग क्यों, अभी दिखा है हमारा हाथ कटा तो लाल कलर की क्यों निकलता है, सफ़ेद भी निकल सकता है, पीला भी निकल सकता है, नारंगी भी निकल सकता है, पर लाल ही क्यों निकलता है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक, मतलब हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है, ठीक। अब कोई भी पूछे रक्त का लाल मतलब रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, इसलिए वह उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक। तो अब कोई पूछे तो अगर ऐसा ब्लड हाथ कटा तो कोई बोले इसका रंग लाल ही क्यों है, तो उसको तुरंत बताना कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग लाल होता है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं काम क्या है, या O2 के साथ परिवहन, ठीक ठीक, जिससे ऑक्सीजन के साथ ही काम करता है, ठीक। अगर यह देखो क्या, अगर हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक, इसकी अगर कमी हुई तो क्या हो जाएगा, O2 का परिवहन में कठिनाई, ठीक। O2 के परिवहन में क्या हो जाएगी, कठिनाई, ठीक। तो देखो हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, जो द्रव रूप होता है वो प्लाज्मा की तरह होता है। देखो रक्त गाढ़ा होता है ना, बहुत पानी की तरह एकदम नहीं होता, पानी की तरह नहीं होता, एकदम गाढ़ा होता है, गाढ़ा, उसी गाढ़ापन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक। और उसमें लाल रक्त कणिका होती है, ठीक। लाल रक्त कणिका क्या करते हैं, यह जो है उसको मतलब लाल रक्त कणिका, अब पूछेंगे लाल ही क्यों नाम है इसका, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, ठीक। इसी हीमोग्लोबिन नाम की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, लाल रक्त कणिका, ठीक है। लाल क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और दूसरा देखो, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ परिवहन करता है, ठीक। अगर हीमोग्लोबिन का काम मतलब हमारा कम हुआ तो क्या हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन परिवहन में कठिनाई होगी, ठीक। इसलिए जो बातें हमें हीमोग्लोबिन को बनाए रखना चाहिए, ठीक। अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो हमें क्या हो जाएगा, इसी की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, एनीमिया भी होता है, ठीक। अब तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या पाया जाता है हमारा, WBC, इसको बोलेंगे व्हाइट ब्लड कार्ब सेल, इसको बोलेंगे श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ठीक। इसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, ठीक। देखो अब हमारा देखो आरबीसी है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है, ठीक। डब्ल्यूबीसी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह क्या करेगा, हमारे रोगाणु को मारता और क्या करता है, रोगों से बचाता, रोगों से बचाओ, ठीक ठीक। हमें रोगों से बचाव का काम कौन करेगा, हमारा WBC। ऐसे हमें जुकाम हुआ, ये देखो जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक। सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, और किसी को बहुत ज़्यादा हल्का बुखार भी हो, बहुत ज़्यादा नहीं हल्का बुखार भी हो, जो किसी को अपने आप ठीक हो जाता है, तो क्यों, क्योंकि WBC जो है ये हमारे रोगों में सहायता करता है, ठीक। और अगला क्या है हमारा नंबर 1, प्लेटलेट्स, ठीक। चलो अब प्लेटलेट्स क्यों, चलो अभी हमारा हाथ कट गया, ठीक। और इससे जो ब्लड है, ब्लड हमेशा बहता ही रहे, क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है सब निकल जाएगा, ठीक। देखो हाथ कटा, हाथ कटने के बाद अब इसका ब्लड बहना बंद ही ना हो, हमेशा बहता ही रहे, तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर का पूरा ब्लड निकल जाएगा। तो प्लेटलेट का क्या काम है, ये देखो रक्त बहने से रोकना, इसको क्या बोलेंगे, रक्त का थक्का बनना, जहाँ चोट लगी हो,
ठीक, यहाँ क्वेश्चन है बोले यदि रक्त बहना ना बंद हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर रक्त का बहना बंद ना हो तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। इसलिए रक्त का मतलब चोट लगी तो हमें कुछ समय बाद देखते हैं कि हमारा वहाँ का ब्लड बहना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जो प्लेटलेट्स हमारा है, जो देखो ये प्लेटलेट्स जो है वहाँ पे उसका क्या काम करता है, वहाँ पे वह ब्लड को बहने के लिए वहाँ पर थक्का बना देता ताकि ब्लड आगे ना बहे। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, तो हमारा क्या है प्लेटलेट्स का काम। ठीक, ब्लड में सोचो इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा क्या है, ब्लड में हमारे इतने बड़ा काम करने वाले काम मतलब कंपोनेंट हैं। इतना जो कंपोनेंट क्या है, देखो एक है प्लाज्मा की तरह जो ब्लड को हमेशा तरल बनाए रखता है, ठीक, गाढ़ापन बनाए रखता है। दूसरा आरबीसी लाल रंग, लाल रंग क्यों होगा, क्योंकि जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्यों पाया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ परिवहन अच्छे से करता है। ठीक, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेगा, अच्छा बॉन्ड। तो अगर अच्छा बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में आएगा। तो और अगर ऑक्सीजन की कमी मतलब हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो गया तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, तो ऑक्सीजन कम हमारे शरीर में आएगा, जो क्या है, जो एक प्रकार की हमें ऑक्सीजन मतलब सांस लेने में कठिनाई होगी। और दूसरा श्वेत रक्त कणिका, यह रोगों से हमें बचाता है। और प्लेटलेट्स, यह ब्लड को थक्का बनाने में काम करता है। तो सोचो ब्लड में यह 4 कंपोनेंट हैं, लेकिन चारों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थक्का बनाता है, एक लाल रंग करता है, दूसरा रोगों से बचाता है, तीसरा ब्लड को तरल बनाए रखता है। तो ब्लड का हमारा यही काम है। और देखो तरल पदार्थ है ही, यह O2 और CO2 का परिवहन ही करता है, लाल रंग का होता है, भोजन के पाचन में सहायक करता है और पूरे बॉडी में मिलता है। कहीं ब्लड काटो, अंगुली में काटो या पैर में अंगुली में काटो तो हमें देखते हैं ना हर जगह ब्लड निकलता है। ठीक, तो यह था हमारा ब्लड। ठीक, इस ब्लड का अंतः शोषण में क्या होता है। ठीक, रक्तवाहिनियां अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। ठीक, अब ब्लड देखो रक्तवाहिनियां जिसमें रक्त बहता है उसे क्या बोलेंगे, रक्तवाहिनियां क्या है, जिसमें रक्त बहता उसे क्या बोलेंगे हम, रक्तवाहिनी। ठीक, देखो ब्लड है, ब्लड तो बहने की जगह चाहिए ना, उसी को बोलेंगे रक्तवाहिनी। ठीक, अभी हम बताते हैं रक्तवाहिनी का सिरा क्या है, धमनी क्या है। पहले हम देखो अब रक्तवाहिनी अंतः शोषण, अंतः शोषण क्या है, पहले इसमें क्या करते हैं हम O2 को अंदर, और अंतः शोषण क्या है, देखो अंतः शोषण में हम O2 को अंदर लिए, तो O2 को अंदर लिए क्या हो गया, यह कहाँ गया, O2 को अंदर किए क्या गया, फेफड़ों में। फेफड़ों से क्या कहाँ जाएगा, ये फेफड़ों से जाएगा हमारे हृदय में, हृदय के बाद कहाँ जाएगा हमारा ये कोशिका में। ठीक, फिर कोशिका के बाद कहाँ जाएगा ये, कोशिका से क्या करेगा, कोशिका में कहाँ पहुँच, देखो ऑक्सीजन, जब अंतः शोषण में हम ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कहाँ गया हमारा फेफड़े में, फेफड़े से कहाँ गए, हृदय में गया, हृदय मतलब हार्ट में गया, हार्ट के बाद कहाँ गया कोशिका में, कोशिका से क्या होगा, कोशिका में भोजन विखंडन, जब भोजन विखंडन हो गया तो क्या हो जाएगा, अब बचेगा CO2 अपशिष्ट, CO2 अपशिष्ट। अब इसको कहाँ जाएगा हमारा, CO2 जाएगा हमारा रक्त में, रक्त कहाँ पहुँचाएगा, हृदय में, हृदय कहाँ पहुँचाएगा इसको, फेफड़े में, फेफड़ा से कहाँ जाएगा हमारा, फेफड़े से कहाँ जाएगा बाहर। ठीक, ठीक, इसी को क्या बोल देंगे हम, उच्च वसन। ठीक, देखो अंतः शोषण, जैसे हम शोषण पढ़ने के बाद हमें जस्ट क्या पढ़ रहे हैं, अब परिवहन संचरण तंत्र। देखो ऑक्सीजन लिए, यह था हमारा शोषण, फिर उसको क्या किए, फेफड़े में पहुंचा दिए, फेफड़े में पहुंचाने के बाद हृदय में पहुंच गया, हृदय से क्या काम किया, कोशिका में गया, कोशिका में भोजन बना, भोजन बनने के बाद क्या हुआ, भोजन का विखंडन शुरू हुआ, विखंडन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट निकला, उस अपशिष्ट को हम पहुंचा दिए फिर ब्लड में छोड़ दिए। अब ब्लड क्या करेगा, ऐसे पंप करते ही पहुंच जाएगा हमारे हृदय में, हृदय के बाद क्या हो जाएगा, फिर
हृदय पहुँचने के बाद क्या हो जाएगा, फेफड़े में क्या हो जाएगा, उच्छ्वसन। फेफड़े के बाद हम बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये उच्छ्वसन। तो अंतः श्वसन उच्च श्वसन क्या है हमारा, यह रक्त के ही परिसंचरण पर ही डिपेंड करता है कि अगर रक्त हमारा CO2 लाएगी तो उसको बाहर निकालने के लिए उच्छ्वसन होगा। ठीक है, तो रक्त हमारा जो है CO2 लेकर जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा अंतःश्वसन। इसलिए श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र दोनों का बहुत ज़्यादा एक साथ इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब पाचन तंत्र का इम्पोर्टेंट देखो, पाचन तंत्र इम्पोर्टेंट है कि भोजन शरीर में जाएगा, उसका पाचन करने के लिए हमें श्वसन करना पड़ेगा। श्वसन में हम ऑक्सीजन लेंगे तो उस ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम हमारा करेगा ब्लड। तो यह था हमारा रक्त और यह रक्त वाहिनियाँ। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा हृदय। ठीक, हृदय में क्या है, अब देखेंगे हर हृदय 4 पार्ट होते हैं। हृदय क्या है, हृदय का काम क्या है, उसको हम देखेंगे। मतलब ब्लड के बारे में अच्छे से जान के अब हम देखते हैं हृदय। अब क्या देखेंगे, हृदय। ठीक, अब हृदय देखो कैसे होता है हृदय। देखो देखो एक बार समझने के लिए बहुत हम हार्ट एकदम हार्ट का फिगर अच्छे से नहीं बना रहे, बहुत एक बार समझने के लिए देख लो। ये हमारा क्या है, फेफड़ा। ये क्या है, फेफड़ा। इसको क्या बोलेंगे हम, हृदय। ठीक, हृदय। हृदय हमारे 4 पार्ट होते हैं। हृदय कितने पार्ट, 4 भाग। ठीक, ये कैसे होता है, लगभग भूरे रंग का, भूरे रंग का। ठीक, कैसा होता है, भूरे रंग का। और इसमें कितने 4 पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, दाया अलिंद। और इसे क्या बोलेंगे हम, दाया निलय। इसे क्या बोलेंगे हम, बाया अलिंद और बाया नीले। ठीक, अब कोई पूछे कि मतलब हृदय के इसे हृदय से हार्ट बोलो, हार्ट, HART, हार्ट। हार्ट के कितने भाग, तो 4 पार्ट, 2 अलिंद और 2 नीले। ठीक, दाया अलिंद दाया नीले, बाया अलिंद बाया नीले। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, दाया अलिंद हो गए दाया नीले, अब बाया अलिंद बाया नीले। ठीक, कभी सोचे, देखो कभी अब हृदय है, बाया अलिंद बाया नीले अलिंद बाया नीले। ठीक, कभी सोचो हृदय कहाँ है, हृदय हमारे जस्ट वक्षगुहा देखे थे जिसमें हमारा फेफड़ा था, फेफड़े के जस्ट ऊपर हमारे हृदय है। ठीक, हृदय वक्षगुहा में जो हमारे देखे पसली पिंजरे जो चारों तरफ से गिरी है। देखो पूरा बॉडी खड़े रहो, बॉडी की देखो जस्ट नीचे बाएं तरफ, हल्का बाएं तरफ झुका हुआ है। ठीक, निचले तरफ देखो, इसे एक कप कटोरे की तरह है, लगभग 250-300 ग्राम का होता है। ठीक, जस्ट यहीं पे है। ठीक, हमारे वक्षगुहा के जस्ट नीचे। ठीक, तो इसमें क्या बोलेंगे, हृदय कहाँ पे है, लगभग हमारा ये कहाँ पे है, वक्षगुहा में। और क्या क्या है, इसका काम क्या है, परिवहन, O2 और CO2 का परिवहन। और क्या काम करता है, यहाँ निरंतर चलना। सोचो, निरंतर हमें मतलब लगातार खड़े रहते हैं, हमारा पैर दर्द करने लगता है, लगातार बोलते रहते हैं तो हमारा मुंह दर्द करने लगता है, लगातार हाथ से काम करते हैं तो हमारा हाथ दर्द करने लगता है। सोचो, हृदय निरंतर लगातार चलता है, जिस दिन यह रुका, जिस मिनट रुका
उसे क्या बोलते हैं हम, हार्ट अटैक। तो क्या हो जाएगा हमारा हार्ट अटैक। तो सोचो यह निरंतर चलता रहता है। ठीक, अब क्या करें, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण, अपशिष्ट को बाहर, अपशिष्ट क्या करेगा ये, बाहर। ठीक, सोचो कि हमारा दायालिन दायानिलय, बायालिन बायानिलय, या जो डिवाइड किए हैं अलग अलग हैं, क्यों अलग, ताकि कोई भी ब्लड किसी में मिक्स ना होने पाए। मिक्स ना होने के लिए हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। ठीक, इसको मिक्स ना होने पाए इसलिए ये यहाँ पे है। ठीक, अब क्या देखते हैं, चलो यहाँ से देखो, पूरा बॉडी, पूरा शरीर, पूरे शरीर का क्या होगा, CO2 ग्रहण किया हुआ रक्त। ठीक, जिसमें CO2 है। ठीक, कोशिका देखो क्या हुआ, कोशिका क्या भाई, भोजन में क्या निकला हमारा, CO2 क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ। ठीक, इसी अपशिष्ट पदार्थ है। इस अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेंगे हम, क्या हुआ, पूरे बॉडी का अपशिष्ट पदार्थ निकल गया। इसको कौन लेकर आएगा, इसको लेकर आएगा हमारा दायां लिंग में, कौन लेकर आएगा, महाशिरा। ठीक, इसको कौन लेकर, महाशिरा। पर यहाँ एक बात और समझो, इस बात को समझने के पहले आप समझो, पहले धमनी क्या है या शिरा क्या है। ठीक, इस धमनी या शिरा को पहले समझो। ठीक, नंबर 1 धमनी, नंबर 2 शिरा। ठीक, धमनी क्या है, शिरा क्या है, इसे आर्टरी बोलते हैं, इसको वेन बोलते हैं। ठीक, चलो हमारा ब्लड ऐसे, हाथ देखो, हाथ में, हाथ को टच करो, जो देखो, जो हल्की मोटी सबसे देखो हाथ की नब्ज को, सबसे मोटी नस दिखाई दे रही ना, जो मोटी नसें हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको धमनी बोलते हैं। क्योंकि धमनी क्या है, धमनी मोटी होती है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक, धमनी क्या होगा, धमनी में मोटी परत और क्या होता है, O2 वाला ब्लड, O2 वाला रक्त। ठीक, O2 वाला रक्त मतलब इसमें क्या बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको बोल देते हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त है या अशुद्ध रक्त है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसमें शुद्ध रक्त, इसमें क्या बहेगा, शुद्ध रक्त। ठीक, तो समझो, जो देखो डॉक्टर जो ग्लूकोज भी लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, वो हमारे धमनी में कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि धमनी की परत मोटी है और उसमें क्या है, उसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक, शुद्ध रक्त होगा तो क्या हो जाएगा, वह उसकी परत मोटी भी है, उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक, हमारी धमनी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसलिए डॉक्टर भी जब भी लगाते हैं तो हमें ग्लूकोज किस में लगते हैं, ग्लूकोज लगता है हमारे शिरा में। शिरा क्या है, यह क्या है, इसकी पतली परत कितनी है, पतली परत, और क्या हो जाएगा यहाँ इसमें CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला रक्त। ठीक, अगर इसमें क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक, इसे शुद्ध अशुद्ध के नाम इसलिए रखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है उसको शुद्ध रक्त बोल दिए, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको अशुद्ध रक्त बोलनी। तो देखो शिरा क्या है, धमनी क्या समझेंगे, धमनी वह है इसकी परत मोटी होती है और इसका प्रेशर बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से उसमें ब्लड फ्लो करता है, और शिराएं में थोड़ा धीरे धीरे होता है। ठीक, शिराएं क्या होती हैं, इसमें क्या होते हैं, शिराएं में अनेक शिराएं आगे और पतली हो जाती हैं, ठीक, शिराएं पतली होती है, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते उनकी शाखाएं निकलती रहती, पतली होती चली जाती है। ठीक, तो क्या हुआ, देखो हमारा ब्लड का जो मतलब CO2 था
CO2 ग्रहण किया हुआ ब्लड था वह महाशिरा द्वारा हमारा दाएं अलिंद में पहुंच चुका है। ठीक, तो दाएं अलिंद में हमारा क्या हुआ, ब्लड पहुंच चुका है। इस दाएं अलिंद में ब्लड क्या होगा, अब हमारा क्या जाएगा, अब दाएं अलिंद में ब्लड जब महाशिरा द्वारा, जिसमें अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त किसे बोले, देखो महाशिरा लिखे हैं। महाशिरा क्यों लिखते हैं, क्योंकि शिरा में क्या, देखो इसको समझो पहले, शिरा में क्या है, CO2 वाला ब्लड और इसकी परत पतली होती है। ठीक, देखो शिरा का सबसे बड़ी शाखा यह है, देखो शिरा का सबसे बड़ी शाखा, बड़ी शाखा, शिरा का सबसे बड़ी शाखा क्या है, हमारा महाशिरा। देखो पूरे बॉडी का CO2 वाला ब्लड कौन लेकर आएगा, हमारा महाशिरा। महाशिरा कहाँ लेकर जाएगी, लेकर जाएगा हमारा दाया अलिंद में। ठीक, दाया अलिंद में लेकर गया तो दाया अलिंद क्या करेगा, वह जो है यहाँ से एक लगा रहता है वाल्व। ठीक, इस वाल्व को तोड़कर, यह इस वाल्व को तोड़कर पहुँच जाएगा हमारे दाया नीले में। ठीक, देखो यहाँ पे वाल्व लगा रहता है। ठीक, जैसे दाया अलिंद में हमारा, देखो दाया अलिंद है तो क्या हुआ, जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, देखो हमारे हृदय का गति लब डब आवाज़ करती है। ठीक, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो पहले स्पंदन की ध्वनि, तो कैसे, लब डब, इसे संकुचन और फैलाव। देखो ब्लड है, इसमें महाशिरा से ब्लड दायां अलिंद में जाना है तो क्या करेगा, नीचे संकुचित हो जाएगा, ऊपर फैल जाएगा, नीचे संकुचित। देखो ऐसे ब्लड है हमारा चार, देखो चार परत में बैठ है कि नहीं है। देखो इसको ऊपर वाला दोनों मांग लो, इसको नीचे वाला दोनों मान लो, तो क्या होगा, नीचे वाला ऐसे दब जाएगा तो ऊपर वाला फैल जाएगा, नीचे वाला फैल जाएगा तो ऊपर वाला दब जाएगा। ऐसे दबेगा या फैल जाएगा, या दबेगा तो या फैल जाएगा, या दबेगा या फैल जाएगा, या फैल जाएगा या दबेगा। तो ऐसे दबेगा फैल जाएगा, दबेगा फैल जाएगा, तो क्या होगा, महाशिरा से दाएं अलिंद में अगर ब्लड जाना है तो क्या हो जाएगा, तो दायां अलिंद पूरा फैल जाएगा और दायां नीले सिकुड़ जाएगा, तो ब्लड हमारा क्या पहुंच जाएगा, दायां अलिंद में। ठीक, ब्लड पहुंच जाएगा दायां अलिंद में। देखो यहाँ लिखे स्पंदन की ध्वनि हमारी लब और डब होगी, ये संकुचन और फैलाव चलता रहता है। ठीक, संकुचन होगा तो ब्लड हमारा नीचे पहुंच जाएगा, फैलाव होगा तो ब्लड अंदर आ जाएगा। ठीक, देखे नहीं थे कि जैसे क्या होगा, हमारे फेफड़े को जब फुलाए थे, फेफड़े को फुलाएंगे तो हमारा ब्लड अंदर जाएगा, फेफड़े को जब थोड़ा डायफ्राम ऊपर आ जाएगा, अब देखो डायफ्राम ऊपर आएगा और हृदय जो माटे हमारा वो फेफड़ा जो है हमारा अंदर की तरफ झुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड बाहर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक, जब फेफड़ा फैल जाएगा और क्या हो, डायफ्राम नीचे चला जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। तो वही है, जब संकुचन होगा तो ब्लड नीचे चला जाएगा और फैला होगा ब्लड ऊपर जाएगा, इसलिए चार पार्ट में बना है। ठीक, ऐसे लब करेगा फिर डब, लब डब, लब डब, लब डब, ऐसे ब्लड आता जाता रहता है। ठीक, इसमें क्या करें, देखो एक मिनट में 72 से 80 बार, 72 से 80 बार नाड़ी चलती है। ठीक, तो हमारी जो नाड़ी जो है 72 से 80 बार 1 मिनट में स्पंदन करती है, लब डब लब डब लब डब लब डब। सोचो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, सोचो। ठीक, 1 मिनट में 72 से 80 बार करता है, सोचो 1 मिनट में 60 सेकंड, सोचो 1 सेकंड में लगभग 2-3 बार। ठीक, 1 सेकंड में लगभग 2 बार, सोचो। तो यह हमारे 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार इसका स्पंदन होता है। ठीक, अब हमारा ब्लड कहाँ पहुँचे, महाशिरा द्वारा दायां अलिंद में, दायां अलिंद में पहुँच गया। तो दायां अलिंद पहुँचने के बाद क्या होगा, दायां यहाँ से देखो, यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से पहुँच गया यहाँ पे। ठीक, देखो यहाँ पे CO2 वाला ब्लड रक्त और यहाँ पे CO2 वाला रक्त। ठीक,
अब कोई पूछे कि हमसे कि क्या हमारे दायां अलिंद और दाएं नीले दोनों में CO2 वाला ब्लड होता है? हाँ होता है। ठीक, कोई पूछे कि देखो, अब कोई पूछे कि हमारे हृदय में ब्लड लाता कौन है? सबसे पहले लाएगा महाशिरा। क्वेश्चन देखो, रटो मत, बिल्कुल बिल्कुल मत रटो, सिर्फ समझो अच्छे से समझ जाओगे तो रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ना समझ में 2-3 बार वीडियो को फिर से देख लेना तो अच्छे से समझ जाओगे। ठीक, कोशिका भोजन बनाया, CO2 इकट्ठा हुआ, इस इकट्ठा CO2 को अब हमारा ब्लड लेकर जाएगा हृदय में लेकर जाएगा। पर हृदय को सबसे पहले हमारे हृदय में ब्लड कौन लेकर जाएगा? उस ब्लड को ले जाने का काम कौन करेगा? हमारा महाशिरा। अब महाशिरा में क्या होता है? सबसे ज़्यादा CO2 वाला ब्लड, जिसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक, तो महाशिरा पहुंच गया हमारा दाएं अलिंद में। ठीक, दाएं अलिंद क्या करेगा? हमारे जो CO2 वाला ब्लड को अपने पास रखेगा, फिर क्या हो जाएगा? वही दायां नीले में छोड़ देगा। फिर दायां अलिंद और दायां नीले दोनों में क्या हो जाएगा? हमारा पहुंच गया कौन सा ब्लड? CO2 वाला ब्लड। बस यहाँ पर पहुँचने के बाद सीधा कहाँ पहुँचेगा? देखो मैं फेफड़ा बनाई थी ना, अब यही दायां नीले वाला ब्लड हमारा सारा पहुँच जाएगा डायरेक्ट फेफड़े के पास। ठीक, यही CO2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा? फेफड़े के पास। ठीक, इसी फेफड़े के पास हमारा ब्लड पहुंच जाएगा। इसी क्या बोलेंगे हम? फुफ्फुस धमनी। ठीक, तब इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पर देखो, इसी जो फेफड़े के पास हमारा जो लेकर जाएगा, इसी क्या बोलेंगे हम? फुफ्फुस धमनी। देखो यहाँ पर देखो, ये चीज़ यहाँ पे अपवाद है। ठीक, अपवाद किसे बोलते हैं? कि यह 100 में एक चीज़ जो है कि एक रैंडम मिल गया। रैंडम मतलब कि अजीब अद्वितीय मिल गया। ठीक, ये अपवाद है। धमनी में हमारा देखो, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है, हमेशा 100 में 99 बार। पर जो है फुफ्फुस धमनी जो है, जो हमारा दायां नीले से ब्लड लेकर जाकर फेफड़े के पास जाती है, उसमें क्या हो जाएगा? हमारा फेफड़े के पास जो फुफ्फुस धमनी है, इसमें कौन सा ब्लड है? CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला रक्त। ठीक, इसमें कौन सा ब्लड है? हमारा CO2 वाला रक्त। इसलिए फुफ्फुस धमनी को क्या बोलेंगे? अगर कोई पूछे फुफ्फुस धमनी में कौन सा ब्लड होता है? फुफ्फुस धमनी में हमारा CO2 वाला ब्लड होता है, जिसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से CO2 जो है, इसको किसको देगा? या देगा हमारे फेफड़े को, तो वहाँ से लेकर ऑक्सीजन लेगा। ठीक, अब क्या करेगी हमारी यहाँ से? इसको बोलेंगे फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुस सिरा क्या करेगा? यह कौन सा ब्लड लेकर आएगा? यह O2 वाला रक्त। ठीक, यहाँ 2 अपवाद मिले तुमको। सिरा में हमेशा कौन देखो, सिरा में हमेशा CO2 वाला ब्लड बोलता है, जिसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। अब धमनी में शुद्ध वाला रक्त, जिसको बोलेंगे O2 वाला। पर यहाँ से देखो, जो दायां नीले में हमारा CO2 वाला ब्लड है, उसको कौन लेकर जाएगा फेफड़े के पास? हमारा लेकर जाएगी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस लिखा है देखो, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस मतलब फेफड़ा होगा, धमनी मतलब जो O2 वाला ब्लड लेकर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है यह CO2 वाला ब्लड लेकर जाएगी। ठीक, इस CO2 वाला ब्लड को इसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। तो 2 अपवाद मिले, एक फुफ्फुस धमनी, एक फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा में क्या हो जाएगा? यह जो ऑक्सीजन देखो, श्वसन में जो हम ऑक्सीजन लिए थे, उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाएगा। ब्लड मिलाने के बाद हमारा पहुँच जाएगा बायां अलिंद में। ठीक, बायां अलिंद से क्या हो जाएगा? हमारा बायां नीले में जाएगा। बायां नीले में जाने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ फिर यहाँ देखो, यहाँ पे O2 वाला ब्लड है, O2 वाला ब्लड, यहाँ पे भी O2 वाला रक्त। ठीक, इसलिए यहाँ पे दोनों O2 वाला ब्लड है, यहाँ पे दोनों CO2 वाला ब्लड है। फिर इससे क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर पहुँच जाएगा हमारी, इसे बोलेंगे महाधमनी। महाधमनी क्या काम करेगी? हृदय से रक्त पूरे शरीर में, पूरे शरीर से कहाँ जाएगा? हमारा कोशिका में। फिर कोशिका भोजन बनाएगी। तो यही प्रक्रम हमारा चलता रहता है। ठीक, अब समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा? तो यह था हमारा पूरा हृदय का पार्ट। तो सोचो, तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? पूरी बात को समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? फिर देखो, पहले धमनी को समझो। पहले धमनी और सिरा को समझ जाओगे तो पूरे बात को अच्छे से समझ जाओगे।
धमनी क्या है, इससे शुद्ध रक्त होता है। और धमनी में एक बार और देखो इसमें क्या होगा, दबाव ज़्यादा। ठीक ठीक। अगर देखो ब्लड प्रेशर, यहाँ पे देखो ब्लड प्रेशर देखते हैं, रक्तदाब, रक्तदाब इसको या ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इसमें क्या कितना होता है 120, इसको बोलेंगे अधिकतम, इसे बोलेंगे न्यूनतम। ठीक, इसको बोलेंगे अधिकतम और उसको बोलेंगे निकटतम। तो हमारे रक्त का दाब इतना होगा 120/80, वह अधिकतम होता है, वह न्यूनतम होता है। और 1 मिनट में 72 से कितने 80 बार। जब हम दौड़ते हैं तो देखो हमारा हृदय और ज़्यादा धक 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 करता है ना, तो दौड़ने पर इसका रक्त जो है स्पंदन दर और तेज हो जाता है। ठीक, जो कभी दौड़ के देखो, ऐसे हाथ पर रख कर देखो तो बहुत धक 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 की आवाज़ आती है ना। क्यों आती है, क्योंकि जो है उस समय हम दौड़े तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन जो है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन और ज़रूरत है। ठीक, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे ब्लड शरीर को ऑक्सीजन और ज़रूरत होती है। उस ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए हमारे हृदय और जल्दी धक 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 ऐसे पंप करता है छोड़ता है, पंप करता है छोड़ता है, पंप करता है छोड़ता है, पंप करता है छोड़ता है। तो क्या करता है, ब्लड हमारे रक्त को पंप करेगा छोड़ेगा, पंप करना पंप। इसको देखो पंप, यहाँ सिंपल समझो, रक्त हृदय क्या करेगा, रक्त को पंप करना। ठीक, पंप करना, निरंतर चलना हमारे हृदय के जस्ट बीच में होता है। देखिए थोड़ा जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको निलय बोलते हैं, दाया अलिंद, दाया निलय और बायां निलय, वह बाएं तरफ हल्का झुका रहता है। ठीक, बाएं तरफ झुका रहता है। तो क्या हुआ, वो हमारा बाएं अलिंद हो गया। वो जो है निलय बाएं तरफ झुका रहता है, इसलिए बोलते हैं कि हमारा लगभग बाएं तरफ जो है वह में बाएं तरफ हमेशा हल्का झुका रहता है, इसलिए बोलते हैं कि हृदय हमारा बाएं तरफ है। ठीक, देखो अब समझो हृदय का पूरा यह 4 पार्ट है, 4 पार्ट होते हैं ना, 2 वालिद 2 नीले। ठीक, 2 वालिद 2 नीले। हृदय काम क्या है, यह CO2 को लेता है, CO2 और O2 को पंप करता है, वक्ष गृह में होता है और जो है हमेशा निरंतर कार्य करता रहता है। जिस दिन यह बंद होगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो सकती है, हो जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 होता है और 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार। दौड़ते समय यह लगभग और तेज हो सकता और धक धक की आवाज़ करता है। ठीक, यह था हमारा मतलब हृदय का काम। यह हमेशा 24 घंटा हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर समय चलता रहता है, इसलिए निरंतर चलता है। सोचो एक हम सांस लेना बंद कर दें, हृदय का धड़कना बंद हो जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है। सोचो, यह जल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, जल तो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, वो तो अलग बात है, पर हृदय का धड़कना और सांस लेना ये हमारे 1 मिनट भी अगर हमारे लिए रुक जाए, 1 सेकंड भी रुक जाए, चलो हम 10 सेकंड रोक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड रोक सकते, लेकिन उससे ज़्यादा रोक लेंगे तो सोचो हमारी जान भी जा सकती है। तो श्वसन और हृदय का धक धक करना, स्पंदन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हमारा ठीक है, 4 पार्ट हुए, 2 वाले 2 नीले। ठीक, और धमनी क्या है, सिरा क्या है, सिरा को समझे हम, जिसमें हमारा CO2 वाला ब्लड होता है, अशुद्ध मतलब रहता है, पर यह जो फुफ्फुस सिरा है इसमें शुद्ध रखता है, यह अपवाद है, इसको हमेशा ध्यान रखना। फुफ्फुस सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त होता है क्योंकि यह फेफड़ों से ब्लड को हृदय में लाता है। ठीक, तो फेफड़े से हृदय में ब्लड लाने वाला काम कौन करता है, फुफ्फुस सिरा। इसमें जो है, इसलिए उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ठीक, और जो है फुफ्फुस धमनी, इसमें क्या होता है, यह हृदय के ब्लड को फेफड़ों के पास लेकर जाता है, क्योंकि फेफड़े में क्या है, हमारा ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को ब्लड में तो मिलाना ही है ना, तो मिलाएगा कौन, तो फुफ्फुस धमनी जो है ब्लड को लेकर जाएगा हमारा फेफड़े के बाद। फेफड़ा क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा, फिर उस ऑक्सीजन को मिले ऑक्सीजन को लेकर आने का काम करेगा हमारा, जो क्या करेगा हमारा फुफ्फुस सिरा। ठीक, और क्या है, इसमें धमनी में मोटी उत्परित होती है। ठीक, इसका दबाव भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए डॉक्टर जब भी लगाते हैं तो हमारे जो सिरा है ना, सिरा की जो पतली पतली नसें होती हैं उसमें ब्लड ग्लूकोज लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसका दबाव थोड़ा कम होता है। ठीक, इसका क्या होगा, दबाव कम। ठीक, चाहे धमनी हो सिरा हो,
सबसे बड़ी ये आगे जाती है, बढ़ती जाती है, अब इसकी अनेक अनेक शाखाएं निकलती रहती हैं। ठीक, तो चलो देखो, ठीक, या सीरा में आप समझ रहे, सीरा क्या है, जिसमें हमेशा CO2 वाला ब्लड होगा। अब धमनी क्या है, जिसमें O2 वाला ब्लड होगा। शुद्ध या अशुद्ध समझ चल सकते हो, इसमें ऑक्सीजन वह शुद्ध, इसमें CO2 वह अशुद्ध। तो क्या हुआ, अब देखो कोशिका से भोजन बना नहीं बना, बन गया, उससे क्या निकला, CO2 निकला। अब CO2 को क्या करेंगे हम, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देंगे। ठीक, कोशिका में भोजन कहाँ से आया, पाचन द्वारा, समझे थे ना, छोटी आंत में भोजन पहुंच चुका है, जहाँ पे भोजन का अवशोषण स्टार्ट हो चुका है, वह भोजन हमारे कोशिकाओं में अब जाएगा, कोशिका में जाएगा। ठीक, कोशिका में जाने के लिए क्या करेगा, कोशिका में जाएगा, वहाँ भोजन पहुँच चुका है, पर उसका विखंडन होगा, तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी। विखंडन होगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलेगी। तो हमें क्या करें, वहाँ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, तो ऑक्सीजन कौन पहुँचाएगा, पहले ये समझ लो। चलो भोजन में ऑक्सीजन बन चुका है, वहाँ से CO2 निकाल लिए हैं। ठीक, तो CO2 क्या पहुँच जाएगा हमारे पूरे शरीर में, किसके द्वारा, ब्लड द्वारा। CO2 रक्त में, CO2 को रक्त में हम छोड़ दिए हैं, रक्त में हमारा CO2 पहुँच चुका है। अब क्या हो जाएगा, CO2 को, पूरे बॉडी का CO2 हमारे रक्त में पहुँच चुका है, पर उसको लेकर कौन जाएगा, तो हमारा काम आ जाएगा महाशिरा। शिरा में भी महाशिरा सबसे बड़ी शाखा, शिरा है तो छोटी छोटी होती है, शिरा हो, देखा, महाशिरा, शिरा वाहिकाएं, शिरा की जो पतली पतली परतें होती हैं उसे शिरा वाहिकाएं बोलती हैं। तो क्या हुआ, रक्त जो होगा हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, महाशिरा में, महाशिरा द्वारा हमारा पहुँच जाएगा दायां अलिंद में। ठीक, दायां अलिंद में पहुँच चुका है, फिर संकुचन होगा, फैलाव होगा, संकुचन फैलाव से ब्लड जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ से देखो, दायां अलिंद से ब्लड पहुँच जाएगा हमारा दायां नीले में, दायां नीले से पहुँच चुका है। दायां नीले में जो ब्लड पहुँचा है उसमें क्या है, CO2। अब कोई पूछेगा शरीर से, बॉडी पूरे शरीर का ब्लड हमारे दायां अलिंद में कौन लेकर जाता है, महाशिरा। ठीक, महाशिरा पहुँच जाएगा, उस महाशिरा जो है ब्लड को पहुँचा देगा। फिर दायां अलिंद में और दायां नीले में कौन सा ब्लड होता है, तो हमारा उसमें CO2 वाला ब्लड होता है, जिसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक, दायां नीले में पहुंच चुका है, बस दायां नीले से फेफड़े तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, हमारा फुफ्फुस धमनी, जिसमें क्या हो जाएगा, CO2 वाला ब्लड। ठीक, अब क्या करेंगे, फेफड़े से जो ब्लड है उस ब्लड को हमारे दायां अलिंद में कौन, मतलब बायां अलिंद में कौन पहुँचाएगा, वह पहुँचाएगा हमारा फुफ्फुस शिरा। ठीक, फेफड़े में क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO2 बाहर, O2 अंदर। ठीक, O2 क्या करेंगे हम, इसी ब्लड में मिला देंगे, ब्लड मिलाने के बाद हमारा पहुंच जाएगा बायां अलिंद में। ठीक, अब क्या हो जाए, O2 वाला रक्त क्या करेंगे हम, बायां नीले में पहुंच चुका है, फिर बायां नीले में, फिर बायां जो नीले में हमारा क्या, बायां नीले बायां अलिंद दोनों में हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ठीक, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक, जिसमें शुद्ध रक्त होता है। फिर क्या हो जाए, यही रक्त जो हमारे महाधमनी में पहुंचेगा, इसमें महाधमनी से, हमारे हृदय से, महाधमनी का काम क्या है, हृदय से ब्लड को रक्त में पूरे बॉडी में पहुंचाना। ठीक, तो यह था हमारे हृदय का काम। ब्लड क्या होता है, हृदय का काम कैसे करता है, हृदय में कितने पार्ट होते हैं, हृदय की कौन सी शिराएं क्या काम करती है, धमनी का काम क्या है, धमनी मोटी होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक, ब्लड को देखो, धमनी में दबाव क्यों ज़्यादा समझो पहले, क्योंकि रक्त जो है अब हृदय से पूरा धमनी में पहुंच रहा है, तो बहुत प्रेशर से पहुंचाएगा ना, बहुत ज़्यादा दबाव, प्रेशर अगर लगाएगा, उस प्रेशर के द्वारा जो है, देखो यहाँ सब में वाल्व लगे हैं, ऐसे से वाल्व लगा रहता है। और एक बात और समझ लो, यहाँ इन सब में जो ब्लड है ना, रक्त एक ही दिशा में जाता है। ठीक, चाहे सिरा हो चाहे धमनी हो, इन सब में जो ब्लड है ना एक ही दिशा में जाता है। ये नहीं कि आज दाएं चलेंगे तो कल बाएं चलेंगे, कल ऊपर चलेंगे नीचे, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ जाएगा सीधा जाएगा। ठीक, तो यही जैसे महाधमनी जब निकला है, यहाँ से रक्त निकलेगा तो पूरे बॉडी में जाएगा, फिर पूरे बॉडी पहुँच चुका है, फिर जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बना है वह सिरा लेकर आ जाए, फिर महाधमनी नहीं लेकर आएगी कि हम ही लेकर चले हैं तो हम ही लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्लड तो एक ही दिशा में चलता है। ठीक, ब्लड हमारा एक ही दिशा में चलेगा, महाधमनी उस O2 वाला ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचा दी है, उसका काम खत्म।
अब फिर वहाँ से जो CO2 वाला ब्लड बनेगा उसको लेकर आने का मतलब उसको लेकर CO2 वाला ब्लड हृदय तक लाने का काम हमारे सिरा करेंगी। ठीक, तो यह था हमारा पूरा हृदय का काम। तो सिरा क्या है, धमनी क्या, पूरा अच्छे से हम समझ लिए। ठीक, हृदय का काम क्या है, यह ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। रक्त का काम क्या है, यह पूरे परिसंचरण तरह परिवहन करता है ऑक्सीजन को, भोजन को, कोशिकाओं को, यह सब पहुंचाता है। ठीक, यह हर मिनट काम करता है। कभी देखो जिसको शरीर कमज़ोर हो जाती है उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे नसों में जाएगा, नस के द्वारा। नस का काम, नस में क्या है, हमारा ब्लड है। ठीक, नस में ब्लड है कि नहीं है, नस में ब्लड है तो ब्लड पूरे हमारे पूरे हृदय से होते हुए, फेफड़े से होते हुए पूरे शरीर में जल्दी, मतलब बहुत तेज़ी से गमन करेगा। ठीक, बहुत तेज़ी से हर जगह पहुंच जाएगा, इसलिए वह आदमी को जल्दी आराम मिल जाता है। इसलिए ग्लूकोज चढ़ाने के 1 घंटे बाद उसमें थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम भोजन करेंगे, भोजन को पचने में लगभग 5 घंटे लगेगा। ठीक, 4 घंटे वह आमाशय में रहेगा, पूरा वो छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, तो वहाँ से उसको पचने में लगभग 5 घंटे लगेंगे। पर ग्लूकोज को चढ़ा दिए ब्लड में चढ़ाए तो अब ब्लड हमारा हमेशा परिवहन कर रहा है, तो इस पूरे बॉडी में जल्दी जल्दी से हर जगह कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। इसलिए ग्लूकोज चढ़ाने के बाद लोगों को जल्दी आराम मिलता है। ठीक, जिसका शरीर कमज़ोर हो गई है उसको जल्दी आराम मिलता है। ठीक, तो यह था हमारा ब्लड का काम क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थ क्या है, ऐसे CO2 को जो बना है उसको बाहर निकालना, O2 को अंदर लेना। तो यह था हमारा ब्लड क्या है, हृदय का काम क्या है, देखो हृदय को समझे ना। देखो, हृदय में जो ब्लड बना उसको पंप करेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा। तो हृदय का काम समझो, ये हृदय का काम इतना है कि वह हमेशा चलेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा, O2 बाहर, ऑक्सीजन मिलाएगा, O2 बाहर, ऑक्सीजन मिलाएगा, O2 बाहर। तो हमेशा पंप करने के लिए, ऑक्सीजन बाहर कर, जैसे हर मिनट हम सांस लेते हैं तो हर मिनट सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो निकाल ही रहे हैं, उसको निकालने के लिए हमें चाहिए कि जो है बार बार ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, मतलब फेफड़े में आता रहे। उस फेफड़े में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए तो हृदय को हमेशा तो पंप करना ही पड़ेगा। ठीक, करना पड़ेगा, नहीं करे पर देखो ऑक्सीजन करना, देखो आप क्या है, हम पूरे मतलब वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लिए। ठीक, ऑक्सीजन लिए तो हम बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे कोशिका से जो है हमारे फेफड़े तक पहुंचाने का ब्लड करेगा। ब्लड जो हर समय करना चाहिए, जैसे 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, लगभग कितनी बार सांस लेते हैं, लगभग 15 या 17 बार। एक स्वस्थ मनुष्य 15 से 17 बार क्या लेगा, श्वसन करेगा। तो श्वसन में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले। उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हमेशा हृदय को पंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह था हमारा हृदय का काम। ठीक, यह निरंतर चलता है। सोचो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, निरंतर। ठीक, निरंतर चलेगा। तो निरंतर चलेगा, सोचो जिस दिन बंद उसमें उसी क्या बोलने के हम हार्ट अटैक। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं अन्य जंतुओं में परिवहन, इसको क्या बोलेंगे, परिसंचरण। ठीक, अन्य जंतुओं में परिसंचरण कैसे होता है। ठीक, देखो हर कोश मतलब हर जीव जंतु का कोशिका एक ही तरफ नहीं बना है, शरीर एक ही तरह नहीं बना है। जैसे मानव में 4 पार्ट होते हैं नहीं, दाया अलिंद, दाया निलय, दाया बाया अलिंद, बाया निलय, वैसे सब में नहीं होता। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण में देखो, एक स्पंज है, एक हाइड्रा। ठीक, ये दोनों जीव हैं, स्पंज और हाइड्रा। ठीक, स्पंज और हाइड्रा, यह दोनों जीव हैं। इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या करते हैं, O2 को ग्रहण, भोजन पाचन, और करेंगे क्या करेंगे, CO2 को बाहर। वो देखो, इसमें O2 को ग्रहण करेंगे और जो है भोजन पाचन करेंगे, उसके बाद निकाल देंगे CO2 को बाहर। O2 को ग्रहण, हमेशा O2 को ग्रहण करेंगे, भोजन पाचन करेंगे, CO2 को बाहर निकाल। इसमें क्या होगा, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं,
ठीक, इसमें बहुत वेल मतलब बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित पानी संचरण तंत्र नहीं होता कि पूरी बॉडी से CO2 आएगा या किसी अंग में, फिर वहाँ से पूरे बॉडी में फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से जो है ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन आएगा तो दूसरे पार्ट में आएगा, दूसरे पार्ट से जो है पूरे बॉडी में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वह डायरेक्ट ऑक्सीजन लिए, भोजन का पाचन किए, फिर CO2 को बाहर कर दिया, ऑक्सीजन लिए, भोजन का पाचन, CO2 को बाहर। ये कौन से में, जैसे कौन सा जीव, अस्पंज और हाइड्रा। अब आगे देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक, अब शरीर में देखो ब्लड हमारे CO2 को बाहर निकालता है, पर और भी अपशिष्ट पदार्थ है कि नहीं है। देखो हम यूरिन विसर्जन मतलब यूरिन उत्सर्जन करते हैं कि नहीं करते हैं, यूरिन डिस्चार्ज करेंगे, इसमें क्या बोलते हैं इसे, यूरिन क्या बोलेंगे, बाथरूम हम डेली जाते हैं, नहीं बाथरूम जाते हैं, फिर हम क्या बाथरूम करने जाते हैं, जाते नहीं, तो क्या होगा इसमें, क्या देखो उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र। ठीक, उत्सर्जन तंत्र। अब बोलो इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब अपशिष्ट, इसमें उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब समझो पहले, उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको जो बाहर निकालने का काम करेगा, कौन करेगा, हमारा उत्सर्जन तंत्र। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ में क्या क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, किडनी। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ में क्या क्या, पहले देखो CO2 को बाहर, रक्त। ठीक, CO2 को बाहर हमारा कौन निकाल दिए, रक्त निकाल दिए। ठीक, अब और भी तो अपशिष्ट पदार्थ है ना, इसमें क्या बाथरूम बोले ना, इसमें क्या कहते हैं, मूत्र विसर्जन, मूत्र विसर्जन बोलेंगे ना, कौन करता है, देखो इसमें क्या नंबर 1 पे आ जाएगा, किडनी, किडनी, किडनी जिसको क्या बोलेंगे, ब्रेक, ब्रेक क्या कैसे होता है, ऐसे होता है, ये हमारा क्या है, ब्रिक, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मार्ग। देखो ठीक, किडनी हमारी कितनी होती है, लगभग किडनी कितनी होती है, 2 किडनी, एक मनुष्य में कितनी होती है, लगभग 2 किडनी होती है। ठीक, तो क्या उत्सर्जन तंत्र मतलब उत्सर्जन मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, ब्लड से हमारा ऑक्सीजन बाहर निकल गया, अभी तो हम देखें ब्लड से जो हमारा ऑक्सीजन बाहर निकाले नहीं निकाले। दूसरा हमारा अपशिष्ट पदार्थ, यूरिन में जो अपशिष्ट पदार्थ बने, अपशिष्ट पदार्थ में जैसे यूरिया होगा, और क्या होगा, यूरिक अम्ल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब जो निकालने का काम करेगा, कौन करेगा, हमारा ब्रेक। ठीक, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक, शर्म वाली बात नहीं, क्योंकि जो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहे हैं वो तो हमारे लिए अच्छी बात है कि नहीं है। ठीक, हमारे बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल रहे हैं, इसमें अपशिष्ट बाद में। ठीक है, तो देखो ब्रेक है, ब्रेक में क्या है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। ठीक, जो मूत्र मार्ग के द्वारा हम समय समय पर निकालते रहते हैं, क्या बोलेंगे, गुर्दा, ब्रेक को क्या बोलते हैं, ब्रेक गुर्दा बोलते हैं। ठीक, क्या करते हैं इसमें, 24 घंटे में लगभग कितना, 1.5 लीटर क्या करते हैं हम मूत्र विसर्जन करते हैं। तो क्या बोलेंगे, यूरिन। तो यूरिन क्या निकालते हैं, तो यूरिन इसमें क्या होता है, 95% जल, 2.5% यूरिया, और 2.5% क्या होगा हमारा अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक,
तो 2.5% हमारा क्या अपशिष्ट पदार्थ होगा, 95% जल ही होता है। ठीक, तभी हम ज़्यादा पानी, देखो कभी कभी हम ज़्यादा पानी पीते तो देखो ना, बार बार टॉयलेट जाने की समस्या पड़ती है, नहीं बार बार टॉयलेट जाते हैं तो क्या होता है। और ठंडियों में ज़्यादा जाते हैं, ठंडियों में ज़्यादा, गर्मियों में कम। क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हमारा शरीर जो है पसीने ज़्यादा होता है, पसीना भी ज़्यादा होता है, पसीने के बाद हम ज़्यादा ज़्यादा जल निकल जाता है। तो ठंडियों में हम ज़्यादा पसीना होता नहीं है, तो मूत्र भी उसमें जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ठंडियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें टॉयलेट जाने की पड़ती है। ठीक, तो देखो CO2 बाहर निकल गया, हमारा अपशिष्ट पदार्थ कितने निकलेगा, अपशिष्ट पदार्थ वृक्क द्वारा। ठीक, अब तीसरा हम निकालते हैं, तीसरा देखते हैं, तीसरा निकलेगा हमारा। देखो इसमें और देखो हमारा गुर्दा क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या करें, रक्त वाहिनी है, उपयोगी भाग को अवशोषित, यहाँ पे भी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, जो उपयोगी भाग है उसको अवशोषित कर लेती है, उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है उसको बाहर निकालती हैं। ठीक, तो उसके बाद जो अपशिष्ट को बाहर। ठीक, और इसमें क्या होगा, उस संयंत्र में इसमें क्या होगा, किडनी। कभी डायलिसिस सुने हो, डायलिसिस सुने होगे ना, डायलिसिस कि जो है उनका डायलिसिस चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि अगर ये देखो इसमें क्या होगा, कृत्रिम वृक्क प्रयोग से क्या करेंगे, डायलिसिस। इस डायलिसिस में क्या हो जाएगा, रक्त को छानना, छानना मतलब अपशिष्ट को बाहर निकालना। इसलिए ब्रिक को क्या बोलेंगे, ब्रिक को हम बोलते हैं भी है, क्या बोलते हैं, रक्त छानने वाला। ठीक, देखो हमारे शरीर में किडनी का काम क्या है, यह ब्लड को छानने का काम करता है। ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करेगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, उसके बाद जो उसमें अपशिष्ट बचा है उसको भी बाहर निकालना है, उसको छानने का काम कौन करेगा, हमारा ब्रेक करेगा। ठीक, ब्रेक में भी जो छोटी छोटी रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसके द्वारा जो है उपयोगी पदार्थ है उसको वहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद जो बचा है उसको मूत्राशय में इकट्ठा करके समय समय पे बाहर निकाला जाता है। ठीक, फिर जो है किसी का किडनी खराब हो गया है तो उसको क्या करेंगे, उसको कृत्रिम वृक्क के द्वारा बार बार जो है उसका डायलिसिस किया जाता है। हफ्ते में लगभग 1 बार किया जाता है। किसी का बहुत ज़्यादा नहीं खराब हुआ है तो महीने में 1 बार, किसी का बहुत ज़्यादा खराब हुआ तो हफ्ते में लगभग महीने में 4 बार करना पड़ता है। ठीक, कृत्रिम वृक्क कराने में काफ़ी महंगा है। ठीक, लेकिन अगर किसी को मतलब उसके जीवन को बचाना है तो कृत्रिम वृक्क के द्वारा उसको समय समय पर करवा के उसको बचाया जा सकता है। तो डायलिसिस यही है, वृक्क से अपशिष्ट पदार्थ को छानना। ठीक, डायलिसिस यही है। और अब उत्सर्जन तंत्र में देखते हैं, CO2 हमारा बाहर निकल गया रक्त अपशिष्ट पदार्थ से, जो है वृक्क से क्या निकल गया, हमारा वृक्क द्वारा अपशिष्ट पदार्थ निकल गया। नंबर 3 पे क्या, हमारा नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, पसीना। इसे क्या बोलेंगे हम, स्वेद। ठीक, इसमें क्या होता है, जल प्लस लवण। ठीक, पसीना क्यों आता है हमें, कभी कभी पसीना क्यों आता है, देखो ना हमें पसीना हमेशा गर्मियों में इतना ज़्यादा पसीना आता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें जल भी है लवण भी है। तो वो तो बात है कि पसीने में क्या होता है, जल प्लस लवण। किसी टेस्ट करके देखो, पसीने को हल्का टेस्ट करके देखो तो नमकीन लगेगा। ठीक, नमकीन लगता है, नहीं लगता है, टेस्ट करके देखना तो नमकीन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर में लवण भी तो है, लवण की मात्राएँ हैं। ठीक, तो उस लवण की मात्रा हमारे पसीने के माध्यम से निकलता है। पर ये पसीना निकलता क्यों, पहले ये सोचो क्यों निकलता है। क्योंकि हमारे शरीर की ठंडक को बनाए रखने के लिए,
ठीक, शरीर की ठंडक को बनाए रखने। जब हमारा टेम्परेचर कितना है, लगभग हमारे इस बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस। उस 37 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखने के लिए तो जो है, अगर हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री जैसे 38 डिग्री हो जाए, उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हमें बार बार पसीना आता है। ठीक, अब पसीना सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, जैसे हमारे कंधे के नीचे यहाँ पे, ठीक, और हमारे जहाँ जहाँ पे जो चीज़ ढकी हुई है वहाँ पे हमारे देखो, कंधे के नीचे यहाँ पे ज़्यादा पसीना होता है, हमारे हाथ में यहाँ पे भी पसीना, ऐसे हाथ मुड़ रहता है हमेशा, यहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है, घुटनों के पास पसीना ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो है वहाँ पे वो चीज़ ढकी हुई है। तो पसीने में क्या होता है, जल प्लस लवण। तो CO2 रक्त के माध्यम निकल गया और अपशिष्ट पदार्थ वृक्क के माध्यम से निकल जाएगा, जिसको मूत्र विसर्जन बोलते हैं। पसीना जिसमें लवण जो है, और देखो पसीना क्यों, घड़े देखो, घड़ा लो, घड़े में पानी भर दो, उसके बाद देखो वहाँ के आसपास जो छिद्र होते हैं उसमें बूंद बूंद निकला रहता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो घड़े का पानी जो है उसको जो बाहर निकलेगा है, वहाँ की गर्मी को बाहर निकाल दिया। ठीक, गर्मी को बाहर निकाल दी है, वह हवा के संपर्क में पड़ेगा तो ठंडा हो जाएगा। तो अपने पास के आसपास के, मतलब अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए पसीना क्यों, शरीर को ठंडा रखने में, जैसे घड़े का पानी खुद को ठंडा रखता, खुद को ठंडा रख रहा है। ठीक, घड़े के पानी आसपास जो रिस्क, मतलब घड़े में पानी है उसका रिस्क जो बाहर आता है, ठीक, हवा के संपर्क में वो ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, तो वही जो है घड़े पानी की तरह वह अपने आप को, शरीर को ठंडा रखने के लिए। ठीक, तो क्या हो जाए, देखो बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमें बहुत ज़्यादा पसीने बाहर निकल जाए तो हमें ठंडा महसूस होता ही नहीं होता, इसीलिए। ठीक, इसीलिए कहते हैं जो मरुस्थल में जो जीव हैं वहाँ पे जो उनके जो है कान बड़े बड़े होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ से उनका मतलब वाष्प उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो उन्हें गर्मी कम लगेगी। ठीक, इसीलिए। तो यह था हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब हम आगे देखते हैं कि और भी जीवों में उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या निकालते हैं। जैसे हम लोग क्या निकाल दिए, मानव क्या निकलता है अपशिष्ट में, वृक्क के माध्यम से यूरिया निकालता है, वैसे मछली अमोनिया निकालती है। पादप कैसे मतलब परिवहन करते हैं, ठीक, उसको देखेंगे हम। उत्सर्जन में देखो, उत्सर्जन में अब देखते हैं मछली, ऐसे मानव क्या निकालता है, मानव यूरिया, मछली क्या निकालेंगी, अमोनिया। ठीक, ठीक, तो ये क्या हुआ, यह क्या है, जल में घुलनशील। ये क्या है, नंबर 2, और नंबर 3 पे छिपकली, सर्प। ठीक, मछली देखो, मछली अपशिष्ट पदार्थ में क्या निकालेगी, उत्सर्जन, मतलब समझो अपशिष्ट, इसको बहुत अच्छे से समझो, अपशिष्ट। ठीक, देखो मैं जो लिख रही हूँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इस सबको नोट बनाते चलो। ठीक, छिपकली क्या, सर्प आदि क्या निकालेंगे, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। ठीक, चलो अब हम देखते हैं पादप, पौधे, पौधे या पादप। पौधे और पादप। ठीक, इसमें क्या होगा, अब हम सब ये सब पढ़ चुके हैं, पहले एक बार हम अच्छे से रिवाइज करा रहे हैं। देखो पहले क्या हुआ, खनिज लवण प्लस जल, ये कहाँ पे है, किसके पास है, जड़ों के पास। ठीक, अब पत्तियाँ क्या की हैं, पत्ती, पत्ती क्या है, भोजन निर्माण किस किस कैसे कैसे की हैं, प्रकाश संश्लेषण,
इस प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ है, क्या लगा है, सूर्य का प्रकाश CO2 प्लस जल प्लस खनिज लवण। ठीक, अब देखो इनको जल कहाँ से मिलेगा, यही जड़ इनको पहुँचाएगा। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से क्या बन जाएगा, भोजन। यह भोजन कहाँ जाएगा, जड़ के पास। ठीक, जड़ों के पास जो खनिज लवण है और जल है, ठीक, उसको कहाँ पहुँचाना है, उसको पत्तियों के पास पहुँचाना है, क्योंकि पत्तियाँ क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करेंगी। तो देखो पादप क्या, जंतु हो या पौधे, सभी को भोजन और ऊर्जा आवश्यक। ठीक, चाहे जंतु हो चाहे पौधे, सभी को भोजन की आवश्यकता है। ठीक, तो जड़ों के पास जो खनिज लवण प्लस जल है, देखो पत्ती, हरा तना भी भोजन का निर्माण करता है। हम बताए रहे थे पौधे चैप्टर में, चाहे कोई भी हरा चीज़, हरा पात, पत्ती, हरा शाखा, हरी तना, सब भोजन का निर्माण करेंगे। तो क्या करें, भोजन का निर्माण करेंगे। तो क्या हुआ, अब तो पत्तियां हैं, भोजन का निर्माण कर दी हैं, और जड़ है, जड़ के पास खनिज लवण है, जल, पर इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, इसको पहुंचाने के लिए कोई चाहिए कि जड़ जाके, जड़ मिट्टी में है तो मिट्टी से उखड़ कर पत्ती के पास पहुंच जाएगा, ऐसा तो करेगा नहीं। अब पत्ती के पेड़ों के सबसे ऊपर है तो वह उड़कर जड़ के पास तो जाएंगे नहीं, इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, इसको क्या बोलेंगे, परिवहन। इसको क्या करेंगे, कौन करेगा, जाइलम। परिवहन को क्या बोलेंगे हम, संवहन। संवहन ऊतक। ठीक, तो परिवहन मतलब भेजना, मतलब भेजने का काम कौन करेगा, हमारा जाइलम। देखो जाइलम, इस जाइलम को याद करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे जल, जैसे जाइलम। अब ठीक, भोजन में क्या बना है, भोजन में से क्या मिलेगा, ऊर्जा, ठीक। तो इस भोजन को जड़ों के पास पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। ठीक, क्या देखो फ्लोएम काम क्या है, भोजन को जड़ तक, या जल को पत्ती तक या तना तक कौन काम करेगा, तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक, वहाँ पे कौन करता है, जैसे ब्लड को पहुँचाने का काम कौन करता है, हमारा महाशिरा, महाधमनी। तो यहाँ पे जो जड़ है, जड़ क्या है, जड़ है, देखो जड़ ऐसे होता है ना, यहाँ देखो ये क्या है हमारा जड़, यह क्या है, जड़ में ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, इसी को मूल रोम। मूल मीन्स क्या होगा, मूल मीन्स भी जड़ होता है, मूल बराबर जड़। इसी मूल रोम में क्या लगा रहता है, जल के संपर्क में। ठीक, गाजर क्या है हमारा, गाजर एक जड़ है। ठीक, जैसे उदाहरण में देखो, गाजर, शकरकंद। ठीक, गाजर हो गए, शकरकंद हो गए, इसमें जो जड़ है, इसको गाजर को उखाड़ो, देखो जो हल्के हल्के जो रोए लगे रहते हैं, उसी को मूल रोम बोलते हैं। उसी मूल रोम जो है हमारे हमेशा मिट्टी में जो रहता है, मिट्टी में जल रहता है ना, हम पिछले चैप्टर में मृदा में पढ़ चुके हैं, मिट्टी में जल होता है, उस जल को जो है जड़ अपने अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, अवशोषित कर लेंगे क्या हो जाएगा,
फिर उसको जाइलम के बाद जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा देंगे। तो देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ देखो, इधर देखो, देखो जो ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला जाइलम, और ये जो नीचे आ रहा है इसको बोलेंगे फ्लोएम। ठीक है, तो पौधों में पत्तियों में इनको परिवहन का काम कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मतलब जल से जल, फ्लोएम मतलब फल से फल। फल मतलब क्या? फल में समझ लो भोजन, फल हम खाते हैं, भोजन फल खाते हैं ना, तो फल से फल समझ लो फ्लोएम, जल से जल समझ लो जाइलम। ठीक, तो अब हम देखें, देखो हमारा पूरा हृदय वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। देखो यहाँ पे एक बार देख लो, एक बार देखो, हृदय की जांच कौन करता है? हृदय की जांच के लिए हम ईसीजी टेस्ट कराते हैं। और 1 मिनट में कितना धड़कता है? 1 मिनट में 72 से 80 बार। तो 72 से 80 बार हमारा हृदय का स्पंदन करता है। और ठीक, अब इसकी मतलब हृदय की जांच के लिए हम ईसीजी टेस्ट करते हैं। ठीक, अब पौधे में जैसे जल। ठीक, तो इसमें इस चैप्टर को बहुत काफ़ी बड़ा था, इसको बहुत समझने में टाइम काफ़ी लग गया। तो एक बार जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार देखोगे वीडियो, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, अच्छे से आसानी से आ जाएगा। ठीक, एक बार समझ जाओगे तो देखो हृदय हमारा डेली धड़कता है, पर उसको जानने का तो हमें जानना तो चाहिए कि हमारा हृदय हमारे बॉडी में है, हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो हमें तो जानना चाहिए ना कि हम, तभी तो हम कहेंगे कि हमारे जो किसी अगर कभी सुने कि किसी का हार्ट अटैक आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा हृदय प्रति मिनट प्रति सेकंड हमेशा धड़कता है। अगर 1 सेकंड या 1 मिनट भी और रुका तो क्या हो जाएगा? तो उसका मतलब उसका क्या हो जाएगा? उसका देहांत होना, तो उसकी मृत्यु होना 100% निश्चित ही है। तो ब्लड क्या है? ब्लड तरल है। उसका हृदय कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पादप में कैसे होता है? पादप में फ्लोएम का काम क्या है? जाइलम का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि मतलब रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है? थक्का क्यों बनता है? किसकी वजह से बनता है? मछलियों क्या उत्सर्जन तंत्र में क्या करते हैं? पसीना क्यों आता है हमें? ठीक, रक्त, देखो रक्त का काम ये है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, इसलिए हमारा रक्त बहुत ज़्यादा पूरे बॉडी में पाया जाता है। ठीक, और लगभग कितना होता है हमारे पूरे, देखो पूरे शरीर में लगभग 5.5 लीटर ब्लड स्वस्थ मनुष्य में, ठीक, स्वस्थ मनुष्य लगभग 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए। ठीक, उसके वेट के हिसाब से, उसका जितना है उसके वेट के हिसाब से होना चाहिए। तो हम अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए। तो अगला चैप्टर हमारा और भी इंटरेस्टिंग है, जो है क्या है? पौधों में जनन। ठीक, अब तो पौधों में जनन क्या होता है? जनन मतलब जन्म लेना, जनन मतलब जनन मतलब जन्म मतलब अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करना। ठीक, ताकि आगे की पीढ़ी आसानी से चल सके, उसको बोलेंगे जनन। तो अगला चैप्टर हमारा क्या है? पौधों में जनन। ठीक, तो इस चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब बहुत एक मनोरंजक और इंटरेस्टिंग जानने वाला सब्जेक्ट था। इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 4 to 12। 12 क्या है हमारा? पौधों में जनन।